खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आज 28 तारीख है मई की, हफ्ते का दिन है और हस्बेवादा आपके सामने सुबह सुबह आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने जब आएँ तो आपको ख़बरों से बाखबर करें, क्योंकि प्रोग्राम सलाम जेके है और काफ़ी अरसे से ये कोशिश रही है कि सुबह सुबह आपके सामने आपको अपडेट करें, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात से बल्कि मुल्क की सूरत हाल से भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कुछ अहम तरीन वाक़यात पिछले 24 घंटों के दौरान हुए होते हैं उन पर भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपका साथ आज भी हमारा साथ रहेगा और ये साथ पूरे 10 बजे तक चलेगा, क्योंकि इस ट्रांसमिशन को आप टीवी पर इस वक्त 10 बजे तक देखेंगे। ऑफलाइन या ऑनलाइन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पर भी आइएगा और यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा गुलिस्तान न्यूज़ को और उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आप और हम और भी राब्ते को मजबूत कर सकते हैं। आप अपने इलाके के मसाइल हमको लिख कर भेजिएगा, तस्वीर या वीडियो भी वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं और आपसे वादा कि उसे नशर भी किया जाएगा और उसे शाया भी किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारा प्यार बना रहेगा। 9:35 का वक्त होगा जब आप और हम बात करेंगे, यानी हमारी फ़ोन लाइन्स भी खुलेंगी। तब तक आप इंतज़ार थोड़ा सा कीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की, क्योंकि आज का दिन तारीखी पस मंज़र में क्या कुछ हमें सबक पढ़ा चुका है, याद दिलाएंगे आपको आसिफ रशीद, मेरे साथी दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है आज के प्रोग्राम में भी, जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, इनमें बैनुल-अक़वामी खबरें भी हैं, इसके अलावा मकामी सतह पर क्या कुछ है, जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। मुलाजमीन, सरकार के कुछ फैसले और कुछ कमियां या लापरवाहियां कह लीजिए, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे अगले 90 मिनट में और आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे तय फॉर्मेट से, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज की तारीख और आज का दिन क्या कुछ कहता है। 28 तारीख है मई की, 5वां महीना है साल 2022 का। 1414 में आज ही के दिन खिज़र खान ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया था और सैयद खानदान की बुनियाद 28 मई 1414 को दिल्ली में रखी गई। 1963 में खलीज बंगाल में समुद्री तूफान आया, तकरीबन 22,000 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। 28 तारीख को ये तबाही हुई। शुरुआत हालांकि इसकी पहले से हुई थी, लेकिन आज जाकर ये आदाद शुमार सामने आए थे 1963 में। 1996 में भारत के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने हुकूमत से इस्तीफ़ा दिया। 28 मई 1996 को मुल्क की सियासत में ये बड़ा मोड़ आया। 1918 में अज़रबैजान आज़ाद हुआ और ख़ुद को जमहूरी मुल्क करार दिया, इसलिए 28 तारीख 1918 को अज़रबैजान आज आज़ादी का दिन अपना मना रहा है, यौम आज़ादी है। साल था 1998 जब पाकिस्तान ने चागी बलूचिस्तान के अंदर पहली बार एटमी तजर्बा किया और यह एहसास दिलाया कि उसने भी एटम बॉम्ब या एटमी ताकत बनने का शर्फ हासिल किया है। 1998 में 28 तारीख को ये पेशरफ्त पाकिस्तान की तरफ से हुई। साल 1995 में रूस में ज़बरदस्त ज़लज़ला आया, 2000 लोगों की जान चली गई, जबकि 26,000 लोग बेघर हुए। 28 तारीख थी, साल था 1995, 27 बरस इस वाक़े को मुकम्मल हुए हैं। लेकिन आज उन तमाम जो ज़लज़ले में जान गंवाने वाले लोग थे, उनकी याद में मुल्क भर के अंदर प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहे हैं। साल 2008 में नेपाल के अंदर 240 साला बादशाहत का खात्मा हुआ और जमहूरियत का नफाज हुआ था। जहां अज़रबैजान आज यौम आज़ादी मना रहा है, वहीं पर नेपाल के अंदर भी आज बड़ा दिन है। 240 साल पुरानी रिवायत को ख़त्म किया गया, बादशाहत का खात्मा हुआ और जमहूरियत का नफाज 2008 में आज से ठीक 14 बरस कबल हुआ। और इसलिए 14वां साल आज जब नेपाल के अंदर खुसूसी प्रोग्राम सरकारी सतह पर मुनक़्क़िद होंगे। साल 1674 था जब जर्मनी की पार्लियामेंट ने फ्रांस के खिलाफ ऐलान जंग किया। 1674 में पहली मरतबा एक तवील अरसे तक दोनों के दरमियान जुबानी जंग चलने के बाद बिलाखिर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमती सतह पर फैसला लिया गया 28 मई 1674 को कि जर्मनी फ्रांस के खिलाफ जंग करेगी। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम मालूमात। अब जरा आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे खबरों की, यानी प्रोग्राम में अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे और आज आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में क्या कुछ खास है, क्या बड़ी बातें हैं। अगले 90 मिनट तक आप हमारा साथ दीजिएगा। टेलीविजन स्क्रीन के अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी लाइव और
अपडेटेड जो नशरियात हैं वो जारी रहेंगी। आप वहां पर भी अपना फीडबैक प्रोग्राम के हवाले से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इशफाक, चलिए जी, आज खबरों की शुरुआत जो करते हैं, एक दो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं। और सबसे पहले आज एडीआर की रिपोर्ट से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट पर सबकी नज़र रहती है और क्या रिपोर्ट के अंदर होता है क्या नहीं है, क्योंकि ये एक्सरे होता है कि सियासी जमातों का, कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। और ये जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट है, इसे न सिर्फ मुल्क के अंदर काफ़ी सीरियसली लिया जाता है, बल्कि दुनिया भर के अंदर बाद में इस पर डिबेट्स और डिस्कशंस भी होती है। तो एडीआर की रिपोर्ट बाबत साल 2020-21 सामने आ चुकी है और इसमें सियासी जमातों के पास कितना पैसा है, इस हवाले से रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया। आज एक पड़ाव हम आपके सामने रखेंगे कि किस सियासी पार्टी के पास कितना पैसा है और किस सियासी जमात ने अपने पैसे का हिसाब किताब दिया है। एडीआर के मुताबिक साल 2020-21 के अंदर डीएमके रीजनल पार्टीज के अंदर, एक तो नेशनल पार्टीज भी उनको छोड़ दीजिए, रीजनल पार्टीज के अंदर डीएमके जो साउथ की एक पार्टी है, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा इस वक्त मौजूद है। साल 2020-21 का एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट सामने आ रही है, एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक डीएमके के पास सबसे ज्यादा पैसा है। उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। अब आप समझ होंगे, करें साउथ की बात है और सलाम जेके में हमारी बात नहीं बताएंगे, तो बात यह भी सुन लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सन 47 के बाद से वजूद में आकर चुनाव भी लड़ रही है, इलेक्शन कमीशन के साथ तस्लीम शुदा भी है और एडीआर के पास कई बार इनकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ही मौजूद नहीं है। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, बल्कि कई और सियासी जमातों का भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। यानी अब ये नहीं पता लगा सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और सियासी जमातें जो दीगर हैं, उनके पास कितना असासा है। लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया जी साउथ की पार्टीज ने, डीएमके सबसे ऊपर, वाईएसआर कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। कुल मिलाकर ये जो बात सामने आ रही है, एडीआर की जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये लिखा जाता है कि एनुअल इनकम डिक्लेरेशन जो होती है, यानी पार्टियां खुद डिक्लेयर करती हैं और सबमिट करती हैं वो इलेक्शन कमीशन को, और ये कुल मिलाकर 54 रीजनल पार्टियां हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं, जो हमेशा अपना हिसाब किताब देती थी। 54 में से इस बार सिर्फ 23 जमातों ने इलेक्शन कमीशन को एदाद-ओ-शुमार दिए और वो एदाद-ओ-शुमार जो है इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल दिए और एडीआर ने वो रिपोर्ट शाया कर दी है। और इसको, यानी जो पार्टियों को कहा गया था, लास्ट डेट क्या थी जी, 31 अक्टूबर 2021, कि आप सबमिट करें जी अपना असासा, आपके पास कितना फंड्स है। तो जब हम रीजनल पार्टीज की बात करें जिनका एनुअल ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो उनमें राष्ट्रीय जनता दल भी है, उनमें समाजवादी पार्टी भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसमें शामिल है। 31 पार्टियां जिनका एनालिसिस हुआ है, उनके पास 529.41 करोड़ रुपया डीएमके के पास है। उसके साथ साथ 150 करोड़ के आसपास जो है वाईएसआर कांग्रेस के पास है, बीजू जनता दल के पास 107.99 करोड़ रुपया है, और इसी तरीके से दीगर जमातों के पास भी पैसा है। लेकिन फाइनेंशियल क्रंच कहां पर है? फाइनेंशियल क्रंच देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अंदर है, और यही वजह है कि कांग्रेस अब डोर टू डोर कलेक्शन के प्रोग्राम को भी आइंदा दिनों में हाथ में ले सकती है। एडीआर ने अगर खुल के इस पर बात नहीं कही है, लेकिन जराया हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस के असासे तेजी के साथ घट रहे हैं और फाइनेंशियल क्रंच जैसी सिचुएशन कांग्रेस के अंदर आ चुकी है। तो ये बात थी जनाब एडीआर की रिपोर्ट की। अब जरा एडीआर की रिपोर्ट के बाद अवामी रिपोर्ट भी आपके सामने रखते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यह माना जाता है कि तालीम अगर आपके पास है, इल्म का नूर अगर आपके पास है, तो आपके पास हर एक चीज है। और यही वजह है कि आओ स्कूल चले हम का नारा बहुत पहले दिया गया, और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर, मजबूत, फाल, मुतहरिक बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने हजारों करोड़ रुपया हमेशा अपने सेंट्रल फंड में, और फिर स्टेट गवर्नमेंटों ने भी अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन ये जो तस्वीर आपके सामने है,
ये सवाल पैदा कर देती है, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन पर यह सवाल पैदा कर देती है वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के उस ख्वाब पर कि खानदगी हमारी जो है वो और बेहतर होनी चाहिए, हमारे नौखानदान लोग नहीं रहने चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। जहां हम हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, वहीं पर यह बिल्डिंग, ये टीन का शेड जो है और ये नौनिहाल जो है हमारा मुस्तकबिल है, यानी जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है। और इनके मुस्तकबिल को किस तरीके से ताराज किया जा रहा है, इनके मुस्तकबिल को किस तरीके से खेला जा रहा है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। स्कूल श्रीनगर का है। अब आज हमने ना कुपवाड़ा की बात की, ना हंदवाड़ा की बात की, ना भिजवाड़ा की बात की, कहीं की बात नहीं की। सीधी बात, शहरी श्रीनगर का स्कूल आपके सामने है। और शहरी श्रीनगर का कौन सा इलाका जी, जिसे हम शहरी खास कहते हैं, जिसकी रिवाइवल के लिए कई हजार करोड़ रुपया सर्व करने की बातें हो रही है, स्मार्ट सिटी को बनाने की बातें हो रही है। लेकिन स्मार्ट सिटी किस काम की जब हम इल्म का नूर अपने नौनिहालों को ना दे सके। सरकारी स्कूल अली कदल मिडिल स्कूल, 40 बच्चे, 1.5 कमरा, 4 उस्ताद। 40 कमरे, 40 बच्चे, 1.5 कमरा और 4 उस्ताद मौजूद है। साबिका दौर से, यानी जब एक जमाने में रियासत थी और एक जमाने में एमएलए हुआ करते थे, तब से लेकर 28 मई 2022 तक स्कूल बना नहीं, बच्चे स्कूल आते तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन खुदारा इन तस्वीरों को देखकर बताइएगा, अगर डायरेक्टर मौसूफ, जोनल एजुकेशन ऑफिसर, सीईओ साहब के बच्चे यहां पर पढ़ते होते, क्या वो इन बच्चों को यहां पर लाने देते, अपने बच्चों को? ऐसे जरा सुनिएगा और ऐसे सोचिएगा। और जब तक यह सोच हमारे निजाम के अंदर नहीं होगी, शायद ही कोई बेहतरी होगी। सीधे श्रीनगर, पहले जरा साउंड बाइट चलाइएगा, उसके बाद श्रीनगर चलते सईद रूफ फारूकी भी हमारे साथ कुछ बाइट है वहां पर, वो चलाइएगा। और बच्चे के नहीं बरसल नबर कन बच्चे जाय मुख मजबूरी क्या ये वो तकरीबन कम से कम वरी इथे पे बच्चे अके नबर कन स्कूल जाय क्या कर क्या कर जाय वन मगर दपान क्या करो बंद कोर्मुत जाय जाय क्या करो खबर जान खुदा क्या पता इन स्कूल ब्रो चलान मे पता मगर अत खुल जाय अत खबर क्या वजह गो सह नहीं पता मे बच्चे नबर कन चूच पान नबर कन आन मे पूर पाया कह बहुत मजूरी दह कर बहुत आवर मे पूर पाया कह बच्चे पान नबर कन स्कूल बर स्कूल हुआ करता था, बिल्डिंग भी अच्छी थी, न जाने क्यों वहां से निकलकर अब टीन के शेड में ये चल रहा है। सईद रूफ फारूकी, फटाफट से बताइएगा स्कूल की मौजूदा पोजीशन क्या है? ये जो बात आ रही है कि पुराना स्कूल भी था, वहां से बाहर आ गए, क्या कुछ पूरी डिटेल है? जैसे आपने खुद कहा कि ये दूसरा गांव की ना कुपवाड़ा इलाका, वो जो ड्रेफिस है उससे थोड़ी दूरी पे ये इलाका है। और साल 2005 में ये स्कूल जो है एस्टैब्लिश हुआ है, यानी 17 सालों से इस स्कूल की जो हालत है वैसी बनी है। जैसे ये लोग कह रहे थे कुछ साल पहले इसको एक दूसरी बिल्डिंग में रखा गया था, वहां से इसको फिर शिफ्ट किया गया, रीजन उसको बताई नहीं गई है, फिर कहा गया कि आप यहाँ पे इसको रखिए। आपने कमरे की बात की, मैं कहूंगा ये कमरा नहीं है बल्कि एक बरामदा है, यानी गली एक दी गई है स्कूल को रेंट पे। इस माल के मकान एक गली जो है उसी में 40 बच्चे, 4 उस्ताद जो है वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और उस्ताद उन बच्चों को तालीम दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कुछ कई साल पहले जो डायरेक्टरेट ऑफिस से एक ऑफिशियल इस स्कूल का विजिट करने के लिए गए हैं, वहां पे उन्होंने चस्पा बोर्ड भी रखा था बाहर, ये जो स्कूल दरवाजा है वहां पे उनका एक लेटर भी रखा गया कि इस स्कूल को हम जल्द से शिफ्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हालात इस तरह बने हुए हैं। उसमें भी कई साल हो गए मगर अभी तक ये शिफ्ट नहीं हो रहा है। और दूसरा जो माल के मकान है, अब वो उनको कह रहा है कि ये जो मेरा बरामदा आपने लिया है पढ़ाने के लिए, मुझे ये खाली करके दीजिए, क्योंकि जो मेरे साथ कमिटमेंट की गई थी जब ये यहाँ पे स्कूल लाया गया था, तब कहा गया था कि आपको 1 साल का 1000 रुपया दिया जाएगा। 12 सालों से उसको रेंट भी नहीं मिल रहा है। मतलब उसका भी जो अजाब है, उसका जो गजब है, वो भी बच्चों को डाना पड़ रहा है, वो भी उस्ताद के लिए कि बार बार कहा जा रहा है यहाँ से निकलिए, यहाँ से निकलिए, यहाँ पे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। दूसरा ये कि स्कूल के लिए जगह ढूंढने के लिए महकमे तालीम के जिम्मेदारों ने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि जो लोगों से हमारी वहां पे बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई भी ऑफिशियली यहाँ पे इस इलाके में नहीं आया कि उन्होंने कहा कि आप हमें
जमीन प्रोवाइड करो या फिर कोई जगह दे दो जहां पे हम अच्छे से बच्चों को तालीम दे सकते। ऐसा कुछ नहीं हुआ और पिछले 17 सालों से यही सिचुएशन बनी हुई है कि 17 सालों से ये बच्चे जो है इसी तरह अपनी तालीम हासिल कर रहे। और आपने देखा होगा जो विजुअल आपने नाज़रीन तक पहुंचाए, उसमें जो बाहर का वरंडा है जहां से एंटर इस घर में होते हैं, जो वरंडा बाहर का है वहां पे भी एक क्लास रखा गया, वहां पे भी बच्चे रखे गए हैं जहां उनको टीचर पढ़ा रहे। इस तरह की सूरत हाल है। तो ऑफिशियल से कल से हम लगातार इस मामले से बात करने की कोशिश करें, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा है। ये सूरत हाल श्रीनगर के आली कदल इलाके की है जहां पे 17 सालों से जो मिडिल स्कूल है वो इस तरह बच्चों को तालीम दे रहा है। अच्छा, एक चीज और भी हमने देखी है कि हाल ही में तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमने देखा कि एनरोलमेंट ड्राइव भी शुरू की गई। ड्राइव के साथ क्या अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिचुएशन इस एरिया के अंदर ऐसी है, तो कितनी दिलचस्पी वालिदैन फिर रखते हैं इस बात में कि वो मिडिल स्कूल की तरफ ही प्राइवेट स्कूल को छोड़कर जाएंगे। और अगर इस तरह इस एरिया के अंदर है तो यहाँ पर भी बच्चों की एक बड़ी तादाद होगी। बाकी बच्चे क्या सिर्फ इस स्कूल को तरजीह देते हैं या फिर वालिदैन या दूसरे स्कूलों का रुख आज के वक्त में भी किया जा रहा है? तो बिल्कुल आपसे देखिए, इन्होंने एनरोलमेंट ड्राइव तो जरूर चलाई है, मगर उसका मकसद क्या था? उस एनरोलमेंट ड्राइव का मकसद था कि सरकारी स्कूलों में हम रोल बढ़ाए, सरकारी स्कूलों की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करें। जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? ये तो शायद में श्रीनगर की हालात है। दूर दराज इलाकों की अगर आप बात करेंगे वहां से इससे बदतर हालात बने हुए हैं जहां बच्चों को इन हालातों में तालीम हासिल करनी पड़ रही है। तो यही बड़ी रीजन है क्योंकि आप निजी स्कूलों की बार बार बात करें कि निजी स्कूलों का रुझान बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। तो रीजन तो ये है ना कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप सरकार के पास तो मैन एंड मशीनरी बहुत ज्यादा है, आपके पास तो पावर है, मगर आप इस सेक्टर को जो है बेहतर करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वालिदैन है वो प्रेफर कर रहे हैं अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में बहुत शुक्रिया जी सईद फारूकी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 साल का वक्त हो गया जी, इंफ्रास्ट्रक्चर 17 साल में हम डेवलप नहीं कर पाए श्रीनगर शहर के अंदर। बस ये एक छोटा सा सवाल है, 17 साल से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए। प्राइमरी स्कूल जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरू किया गया था, इसे आपने मिडिल स्कूल तो बना दिया, बच्चे भी हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर ये और अच्छा स्कूल होता, थोड़ा सा एकोमोडेशन होती, तो और बच्चे आते वहां पर, उस्ताद भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन जालडगर जोन एजुकेशन जोन का ये स्कूल शायद हुकूमती नक्शे में नहीं है। अगर हुकूमती नक्शे में होता तो 17 साल से यह मसला हल हुआ होता। इस उम्मीद के साथ कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसकी ओर तवज्जो दें और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जवाब दें कि 17 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना और 17 साल से क्या एक भी अफसर वहां नहीं गया, उसने ये नहीं देखा कि हमारे बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आज इसका हल हो। छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बड़ा बयान है, क्या कुछ बयान दिया है उन्होंने, उस पर गुफ्तगू होगी और भी कुछ और बातें बताएंगे आपको कि किस तरीके से हमारे जो आबी ज़खायर जो लगातार घट रहे हैं और सरकार का जो कमीशन था वो किस तरीके से खत्म हो रहा है। छोटा सा ब्रेक।